Hi everyone, welcome to Major HS Kelsey's Balnoy Academy. मैं रेशमा खान. I am physics faculty here. Today we will discuss a very important questions of physics. ये जो questions हैं, ये आपके upcoming exams में आपको बहुत help करेंगे. साथ में ये वो जो confusing concepts होते हैं ना, उनको कैसे clear किया जाए, उसको भी हम लोग यहाँ पे discuss करने वाले हैं. Sometime क्या होता है कि science में, especially science में, more than one option हमें correct लगता है. राइट तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे, उस कंफ्यूजन को कैसे दूर करेंगे, दैट वी विल डिस्कस इन टुडेज टेस्ट. तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टेस्ट. तो लुक एट द फर्स्ट क्वेश्चन. ये रहा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन. फर्स्ट क्वेश्चन कहता है द फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस ऑफ अ टेलीस्कोप इज 50 सेंटीमीटर. ओके, इफ इट्स मैग्निफिकेशन इज 25, then what is the focal length of eyepiece? First, we talking about the telescope here. Telescope क्या करता है, हमें एंगुलर मैग्निफिकेशंस ऑफ अ डिस्टेंस ऑब्जेक्ट को डिफाइन करता है. यहाँ हमें क्या बताना है, उसकी ऑब्जेक्टिव लेंस जो है उसकी फोकल लेंथ दी हुई है विच इज 50 सेंटीमीटर. मैग्निफिकेशन गिवन है विच इज 25 सेंटीमीटर. और हमें निकालना है एफ ई मतलब आई पीस फोकल लेंथ. बेसिकली आई पीस उसे बोलते हैं जो नियर द आई होता है, ऑब्जेक्ट पीस उसे बोलते हैं जो ऑब्जेक्ट के पास में होता है. राइट तो अभी यहाँ पर हमें इसकी मैग्निफिकेशन निकालनी है. तो आपने हमेशा पढ़े होंगे कि मैग्निफिकेशन के 2 फॉर्मूलाज होते हैं ना, एक आपका नियर और एक आपका डिस्टेंस. यहाँ पर जो नियर होता है ना उसको हम डिस्टेंस बोलते हैं, दैट्स मीन एट डी 25 सेंटीमीटर. और डिस्टेंस का मतलब भी ये जिसका हम देख सके ना, हमारे इधर रेंज और डिस्टेंस रेंज तो हमारी ऑलवेज क्या होती है, इन्फिनाइट होती है. अब इन्फिनाइट का ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि आप यहां से खड़े होकर दूसरे प्लैनेट को देख पाओ. हाँ, इन्फिनाइट का मतलब होता है वेरी पर्सन टू पर्सन. राइट अच्छा, ये जो टर्म्स होते हैं ना यहाँ पर, ये सब टेलीस्कोप में इट इज कंप्लीटली डिफाइंड बाय योरसेल्फ. तो जब हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप में तो वी आर यूजिंग दिस फॉर्मूला कि ये नियर आई है या फिर ये डी है या फिर ये डी से अवे. बट व्हेन यू टॉकिंग अबाउट द टेलीस्कोप, तो टेलीस्कोप में आप सिर्फ एक ही फॉर्मूला यूज करते हैं, दिस इज मैग्निफिकेशन इज इक्वल एफ ओ अपॉन एफ ई. ये तो है फॉर्मूला. ये तो क्वेश्चन सॉल्व कर लेगा, बट इसका एक कंसेप्ट है वो भी बता दें आपको. अगर कभी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए कि टेलीस्कोप की मैग्निफिकेशन को बढ़ाना है, हाँ तो कैसे बढ़ाएंगे, तो बहुत इजी है टेलीस्कोप की मैग्निफिकेशन बढ़ाना. लुक एट दिस फॉर्मूला. इसमें एफ ई इनवर्स प्रोपोर्शनल है और एफ ओ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. दैट्स मीन क्या हुआ कि अगर आप ऑब्जेक्ट लेंस की फोकल लेंथ को बढ़ा दें और एफ ई यानी आई पीस की फोकल लेंथ को डिक्रीज कर दें तो मैग्निफिकेशन बढ़ जानी है ना. तो फिलहाल इस क्वेश्चन को करते हैं सॉल्व और लगाते हैं ये फॉर्मूला, सब्स्टिट्यूट करते हैं वैल्यूज को. दिस इज 25, 50 और एफ ई आपको फाइंड करना है. तो एफ ई इज इक्वल टू क्या हो गया, 50 अपॉन 25. आंसर क्या निकल कर आया, 2 सेंटीमीटर. तो दिस इज 2 सेंटीमीटर. एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इग्नोर द साइन हियर. यहां साइन को इग्नोर करना है. इज दैट क्लियर? चलो लेट्स मूव, बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. द करेक्ट आंसर इज सी ऑन द फर्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट पर आते हैं. लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ. लाइट ईयर बेसिकली क्या होती है, लाइट ईयर होती है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट ऑफ डिस्टेंस. दैट्स मीन वो यूज डिस्टेंसेस, बहुत दूर वाले जो डिस्टेंसेस होते हैं उसमें हम यूज करते हैं. आपकी एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स होती हैं 3, लाइट ईयर, पारसेक जिसे पार सेकेंड भी बोलते हैं, एंड एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट. राइट तो AU बोलते हैं उसे, AU. तो यहाँ पर है लाइट ईयर इज द मेजर ऑफ अ वेरी लार्ज डिस्टेंस, टाइम इंटरवल, अमाउंट ऑफ लाइट रिसीव इन 1 ईयर और मास ऑफ एटम. बिल्कुल भी नहीं. अच्छा, कंफ्यूजिंग पता क्यों होता है लाइट ईयर में, क्योंकि इसमें ना ईयर आ गया तो बच्चों को लगता है यार ईयर तो टाइम की यूनिट है ना. तो कंफ्यूजिंग फैक्टर यहाँ आता है. तो याद रखना है, कंफ्यूज होना नहीं है बिल्कुल भी. क्यों नहीं होना, क्योंकि ये है हमारे वेरी लार्ज डिस्टेंस की यूनिट. ओके चलिए, वो मोस्टली क्या होता है ना, प्लैनेट के डिस्टेंस, हमारे प्लैनेट से दूसरे प्लैनेट, सन का डिस्टेंस, वो सब हम लोग लाइट ईयर से निकालते हैं. ठीक है, ओके चलो अब लेट्स मूव, आगे बढ़ लेते हैं. होप ये 2 क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए. अभी बढ़ते हैं आगे. कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. दिस इज अवर नेक्स्ट क्वेश्चन. क्या कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द सोलेनॉइड. ठीक, बिफोर वी स्टार्ट सोलेनॉइड थोड़ा डिस्कस कर ले सोलेनॉइड क्या होती है. ओके, ये एक सिलेंड्रिकल मोस्टली कोर मेटल कुछ भी लिया जाता है
अब कुछ भी का मतलब क्या है, मेटल होना चाहिए। मोस्टली गुड कंडक्टिव प्रॉपर्टी वाला मेटल लेते हैं, वैसे मोस्टली ना सॉफ्ट आयरन लेते हैं, बट कॉपर भी ले सकते हैं, दैट डिपेंड्स ऑन। तो ये हमारे पास कोई भी सिलेंड्रिकल शेप का मेटल है और इसके ऊपर बहुत सारे रोल्स बांध कर दिए। रोल किसके करें, मोस्टली कॉपर के करते हैं। तो कॉपर वायर के ऐसे ऐसे करके इस पर रोल करिए। अब क्या होगा, जैसे ही हम इसके ऊपर करंट पास करेंगे ना, उन लूप्स की वजह से, उन जो हमने टर्न्स इसमें दिए हैं, उसमें इलेक्ट्रिक करंट की सप्लाई की वजह से आसपास में बड़ी स्ट्रॉन्ग सी मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगी। इसलिए हमारे वो अप्लायंसेस जो मैग्नेटिक इंडक्शन पर बेस्ड है, वहां पर हम सोलेनॉइड का यूज करते हैं। तो ये तो अभी हमने सोलेनॉइड वाले क्वेश्चंस को आगे रीड भी नहीं करा, जैसे सोलेनॉइड हुआ द थिंग्स एंटर इन आवर माइंड, हमारे माइंड में एंटर कर गई। चलो भाई, अब हम बात करते हैं इसके बारे में, ये क्या बोल रहा है वो देखेंगे। कहता है कि मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होगी, स्ट्रेंथ इन अ सोलेनॉइड डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट ऑफ लेंथ। ठीक है, ये ठीक है ना, टर्न पे डिपेंड करता ही करता है, एब्सोल्युटली राइट। द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इज सोलेनॉइड डिपेंड्स अपॉन द करंट फ्लोइंग, एब्सोल्युटली राइट, करंट पे भी डिपेंड करता है। द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इन अ सोलेनॉइड अपॉन द डायमीटर ऑफ अ सोलेनॉइड, बिल्कुल भी नहीं यार, डायमीटर पे कोई लेना देना नहीं है। फॉर्मूला बता देती हूँ, मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू म्यू एन एल अपॉन एल। ठीक है, यहाँ पर दिस इज नंबर ऑफ टर्न, दिस इज लेंथ, ये डायमीटर पर डिपेंड करता ही नहीं है। तो 1 और 3 को करते हैं एलिमिनेट, और 1 और 2 है बिल्कुल है, ये रहा, मिल गया कहाँ, डी ऑप्शन में। तो 3 क्वेश्चंस वही सॉल्व हो गए। चलो डन, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 2 मेटेलिक वायर है मेड अप ऑफ कॉपर। तो लास्ट थोड़ा सा स्टार्ट भी कर देते हैं, साथ में सॉल्व करना। एक वायर ये रही, एक वायर ये रही, 2 मेटेलिक वायर्स है मेड अप ऑफ कॉपर। ओके, नाम तो दिया ही नहीं भाई, ये ए और बी। हाँ, अब और इसके बारे में बात करते हैं। कहता है द रेडियस ऑफ वायर ए इज आर, इसकी रेडियस जो है वो आर है और लेंथ जो है वो एल है, और जब इस पर वी वोल्टेज अप्लाई करी गई, आगे क्या हुआ वो देखते हैं। तो पावर जो है वो पी शो करता है। ओके, फिर जो बी आर है हमारी, उसमें जो रेडियस है दैट इज 2r एंड द सेम वोल्टेज V में सप्लाइड करी गई, तो इसका जो पावर है वो है P1। तो इन दोनों में रिलेशन बताना है बेसिकली, P और P1 में। ओके, चलो बिफोर वी स्टार्ट थोड़ा सा स्पेस चाहिए होगा, तो स्पेस ले लेते हैं, इसको यहाँ से इरेज कर दो, और मतलब कहीं पर भी स्पेस ले लो भाई, सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए लेट्स स्टार्ट। देखिए अभी क्या है ना, पहले हम पावर के बारे में बात कर लेते हैं। हमें ना करंट गिवन ही नहीं है, तो हम फॉर्मूला देखते हैं जहां पर हमने करंट को एलिमिनेट करना पड़ेगा। देखिए होता क्या है, एक फॉर्मूला दैट इज कॉमन, दिस इज आर रो, ठीक है, एल अपॉन ए, ये वाला हमारा फॉर्मूला है। ठीक है, और एक फॉर्मूला हमारा पी का जो होता है, दिस इज वी इंटू आई। अब यहाँ वी हैव टू, ये इस फॉर्मूले को एडजस्ट करना पड़ेगा, आई हटाना पड़ेगा क्योंकि आई तो है नहीं ना, तो हटा दो, v इज इक्वल टू आई आर लगा दो, क्या हो जाएगा ये v इज इक्वल टू आई आर से आई निकाल लो भाई, क्या निकलेगा v अपॉन आर, फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट करो, क्या निकला v स्क्वायर अपॉन आर। ठीक, अब यहां से बहुत कुछ लेना देना है, पहले रेसिस्टेंस निकालेंगे, फिर यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे और उठाकर फिर ले लेंगे रेशियो। देखिए ये रेसिस्टेंस जब आप निकाल रहे हैं, फर्स्ट वाले का रेसिस्टेंस मैं ले लेती हूँ r, सेकेंड वाले का रेसिस्टेंस ले लेंगे R1। देखो अब R जो है रो सेम रहेगा, बिल्कुल रहेगा, क्योंकि रो इज ओनली डिपेंड्स अपॉन अ मटेरियल, है ना, तो मटेरियल तो सेम है ना, कॉपर वायर है, सेम डालो। लेंथ इसकी 2L है। ओके, तो अभी भी टॉकिंग अबाउट द ए, मैं ए ही लिख लेती हूँ, ये ए है, दिस इज L अपॉन एरिया होता है, दिस इज पाई आर स्क्वायर, ये रहा पाई आर स्क्वायर। सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो हमारी जो P की वैल्यू आ गई वो आ गई v स्क्वायर अपॉन रो L इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अपॉन में रेशियो ले लेंगे, दिस इज P1। अब P1 का क्या हो जाएगा, रेसिस्टेंस चेंज होएगा, रेसिस्टेंस क्या होगा देख लो, आर बी इज इक्वल, रो सेम है, रो ही रहने देंगे, लेंथ 2L है, और एरिया जो है वो पाई आर स्क्वायर होता है, दिस इज R 2R, तो ये क्या हो जाएगा 4R स्क्वायर। तो यहां पर हम ये फॉर्मूला लगाएंगे, दिस इज v स्क्वायर और ये 4 पाई आर स्क्वायर v के साथ मल्टीप्लाई में गया, अपॉन में आया आपका रो 2 और L। ठीक है भाई, चलो अब कर दो उठाकर कटिंग, कट 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 ही हो गया सारा, नहीं इतना भी ज्यादा कट नहीं हुआ, फिर भी देख लेते हैं। दिस इज P अपॉन P1 इज इक्वल, ऊपर कुछ नहीं बचा 1 है और नीचे बचा है 2, दैट्स मीन दिस इज P1 इज इक्वल टू
2p। क्या ये ऑप्शन में है? बिल्कुल है ना, इसने p के टर्म में दे रखा है, तो p इज इक्वल टू आ गया, दिस इज p1/2 और p इज इक्वल टू p1/2, इट इज अवर बी ऑप्शन। तो होप इट इज डन। कुछ नहीं था, इसको लेकर डरना नहीं होता कि यार ये न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल तो था ही नहीं, है ना, न्यूमेरिकल नहीं था। क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। ओके चलो निकलते हैं भाई, आगे निकलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हो गया क्लियर, चलिए आ गए यहाँ पर। यहाँ पर टॉकिंग अबाउट हु among of the following was explain the phenomena of photoelectric effect। फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट होता क्या है भाई? कुछ नहीं, फोटो मतलब फोटोन, एनर्जी पैक, इलेक्ट्रिक, यानी जैसे ही फोटोन आए इलेक्ट्रॉन्स निकलने स्टार्ट हो गए, दिस इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ओके चलो पहले तो इसके बारे में जान लेना क्या है। इसको किसने दिया था? इसको इंट्रोड्यूस कराया था एल्बर्ट आइंस्टाइन ने। वैसे ना अगर आपको पता भी नहीं था, आप एलिमिनेशन से भी कर सकते हो। कैसे? देखो प्लांक का तो प्लांक लॉ था हमारा, और नील बोर का तो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स केमिस्ट्री के याद आ ही होंगे, है ना। रदरफोर्ड के भी केमिस्ट्री वाले, वो एटॉमिक थ्योरी वाले बहुत सारे थे ना, तो वहां से भी अगर एलिमिनेशन से भी करते तब भी हो जाता। चले अभी इसका आंसर मिल चुका है। नाउ कम टू द नेक्स्ट, बेसिक साइंटिफिक प्रिंसिपल बिहाइंड द न्यूक्लियर रिएक्टर। बेसिकली क्या होता है ना न्यूक्लियर रिएक्टर? न्यूक्लियर रिएक्टर आपके कंट्रोल में है, हाँ, ये आप अपनी मर्जी से स्टार्ट कर सकते हो, अपनी मर्जी से स्टॉप कर सकते हो। तो सबसे पहले ये कंट्रोल्ड में आएगा, तो ये अनकंट्रोल को एलिमिनेट कर दो। फ्यूजन लिख सकते हैं, हाँ, फ्यूजन बिल्कुल नहीं लिख सकते क्योंकि ये तो न्यूक्लियर रिएक्टर है। न्यूक्लियर रिएक्टर जो है वो फिजन का एग्जाम्पल होता है, इसलिए दो को एलिमिनेट करा। अब हमने कहा ये फिजन का एग्जाम्पल होता है। फिजन का हमारे पास एक ऑप्शन, दो थे बेसिकली, और दोनों में एक अनकंट्रोल और एक कंट्रोल था, तो दिस इज योर कंट्रोल। याद रखना, सन हाइड्रोजन बॉम्ब ये फ्यूजन में है, एटम बॉम्ब न्यूक्लियर रिएक्टर ये फिजन में है। ओके तो ये इसका भी आंसर मिल चुका है। चलो लेट्स मूव, आगे बढ़ते हैं। लेट अस कंसीडर अ कॉपर वायर हैविंग अ रेडियस r, लेंथ l। लो भाई ये रहा r, l, कॉपर रेसिस्टेंस r। अब कहता है एक इफ द रेडियस ऑफ कॉपर वायर इज 2r, अनदर वायर है। चलो अब एक दूसरी वायर है, ये रही, ये भी कॉपर की है, इसकी जो रेडियस है दिस इज 2r और लेंथ जो है वो l/2 है, तो उसका रेसिस्टेंस निकालना है। तो मैं इसको रेसिस्टेंस को लेट कर लेती हूँ, दिस इज r डैश। अगेन सेम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, ये क्या हो जाएगा, दिस इज r इज इक्वल, फर्स्ट आई एम टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट वायर, दिस इज फर्स्ट वायर, तो फर्स्ट वायर का क्या हो जाएगा, रो l अपॉन पाई r स्क्वायर। सेकेंड वाले का क्या हो जाएगा, r डैश इज इक्वल रो l/2, 2 इधर गया, दिस इज पाई r स्क्वायर इज इंटू 4r स्क्वायर। भाई 2r था ना, 2r का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा। ये सब 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 कैंसिल, और ये आ गया r अपॉन r डैश इज इक्वल 1/8, 8 गया ऊपर, दैट्स मीन ये आ जाएगा r डैश इज इक्वल टू r/8। क्या ऑप्शन में है? बिल्कुल है, क्लियर दिख रहा है, डी ऑप्शन में है। एक बार कैलकुलेशन देख लेना, वही फॉर्मूला अप्लाई होना है, ये रेसिस्टेंस का रो पाई l अपॉन पाई r स्क्वायर। डन। चलो लेट्स मूव। विच वन अमंग ऑफ द फॉलोइंग इज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आयरन। आयरन का मेल्टिंग पॉइंट वैसे बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, बट जो मैक्सिमम होता है इट इज 1500 डिग्री सेल्सियस। ठीक, चलिए नाउ लेट्स, एक 20 डिग्री सेल्सियस पे स्पीड ऑफ साउंड निकाले हैं इन अ वाटर। अच्छा एक चीज यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट बताती हूँ, ये ना जब अगर एयर होता तो हम डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला लगाते, ये वाला, इस वाले फॉर्मूले में बोले तो आपको जो भी स्पीड दी रहती ना, आपने उसमें 0.61 मीटर पर सेकंड का इंक्रीमेंट करना होता है पर डिग्री सेल्सियस में। हाँ यहाँ दिया तो 20 है, बट पूछी वाटर में, ये कहाँ अप्लाई होती है, एयर में। तो याद रखना, स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं यहाँ पर। तो जो वाटर में पूछा जाए तो वाटर में जो स्पीड होती है इट इज 4 डिग्री सेल्सियस के बाद, 4 डिग्री सेल्सियस बाद दिस इज 1480, तो उसके नियरेस्ट जो हमारा है वो सी है, दिस इज 1500 मीटर पर सेकेंड। चलें भाई चलते हैं, निकलते हैं आगे, निकलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी तो हमारा वेट कर रहे हैं, ये रहे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या कह रहे हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, कहता है विच 10th क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन चार्ज एन इंसुलेटर। अब इंसुलेटर को चार्ज कर दे यार, ऐसा कैसा चार्ज है। याद करो बचपन, हाँ बचपन ही है, क्या करते थे, मतलब बचपन में हम लोग ये हरकत ज्यादा करा करते थे। उस सब बच्चों ने अपनी स्कूल लाइफ में करी हुई है। नहीं, स्केल लिया, रूलर, और उसको करा अपने हेयर पे रब,
और उसके बाद ना उसको पेपर की छोटी छोटी बॉल बना लेते तो पेपर उस पर चिपकते थे, है ना, सबने करा हुआ। या कॉम, बार बार कॉम करते रहो, कॉम हेयर के साथ आ रहा होता है ना। ये सारे जो एग्जाम्पल है, या बलून को बहुत देर रब करा हेयर पर, उसके बाद स्टिक कर दिया वॉल पे, ये सब किसके एग्जाम्पल है? ये स्टैटिक करंट के हैं। यानी इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी पर, इंसुलेटिंग बॉडी पर भी चार्ज थोड़ी देर के लिए एग्जिस्ट कर जाता है। ये बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं होता है ना, वीक सा होता है, वीक होता है। अभी विंटर्स गए, विंटर्स में तो हम लोगों ने सबने फील करा, नहीं होता तो सम टाइम आप अपने अपने वुलन क्लोथ उतार रहे हो और उसके बाद एकदम हल्की हल्की स्पार्किंग स्पार्किंग से फील होती है। यस, दैट इज स्टैटिक करंट। तो स्टैटिक है ऑप्शन में, बिल्कुल है, ये रहा स्टैटिक करंट। दिस इज स्टैटिक करंट हो गया, है ना। अच्छा, स्टैटिक करंट के बारे में एक बात बताती हूँ। हमारे जो पेट्स होते हैं ना, काऊ, बफलो, काऊ और सबसे ज्यादा कैट, तो आपने देखा होगा जब भी ये लोग खाली बैठे रहते हैं, ऑफ कोर्स इनके पास भी काम होता ही होगा, लेकिन जब ये कुछ काम नहीं कर रहे होते तो ये अपनी सलाइवा से अपनी स्किन को ऐसे ऐसे सक करते रहते हैं ना। इसलिए करते हैं, ये अपने हेयर्स को ना, जो बॉडी पे हेयर है उन्हें न्यूट्रलाइज करते हैं। इमेजिन करके देखो, कैट है, उसको यहाँ से वहां तक जाना है, उसने अपने हेयर को ना न्यूट्रलाइज करा ही नहीं है, कैसे जाएगी? एक तो उसके बाल ऐसे करके खड़े हो जाएंगे, कभी इधर कभी उधर, है ना, क्योंकि क्या होगी? अट्रैक्ट होगी। कौन सा फोर्स है? कूलाम फोर्स है, क्योंकि और एटमोस्फेयर में बॉडी भी तो चार्ज होंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पर आते हैं। करेक्ट सीक्वेंस ऑफ एनर्जी ट्रांसफर दैट अकर्स व्हेन एन एप्पल फॉल टू द ग्राउंड। ओके, एप्पल जो है वो ग्राउंड में गिर रहा है। पहली चीज, ग्राउंड पे गिर रहा है तो यार ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की ही वजह से गिरा हो, बिल्कुल ठीक है। हर ऑप्शन के फर्स्ट में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है, कितना सही ऑप्शंस बनाया है ना। चलो उसके बाद आगे देखते हैं। देखो अभी वो गिर रहा है, जब तक वो अर्थ को स्ट्राइक नहीं करेगा साउंड नहीं आएगी, है ना। तो ए वाला नहीं, सॉरी, बी वाला एलिमिनेट कर दो, क्योंकि उसने कहा कि यार गिरते ही साउंड आ जाएगी, ऐसे बॉम्ब थोड़ा ही ना है, तो ये निकाल दो। उसके बाद आता है हीट एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। ध्यान रखना, जब वो मूव करेगा तो मोशन से पहले काइनेटिक एनर्जी जनरेट होगी, है ना, उसके बाद हीट जनरेट होगी, इसलिए ये वाला एलिमिनेट कर दो। अब काइनेटिक एनर्जी जनरेट हुई, उसके बाद हीट होगी, ये हीट, फिर उसके बाद वो हीट सप्लाई होगी, उस सप्लाई होने के बाद आपकी साउंड एनर्जी इंट्रोड्यूस होगी। दैट्स मीन ये वाला रॉन्ग, द करेक्ट आंसर इज सी। ठीक है, इमेजिन करके देखना, ये गिरा एप्पल, है ना, पहले एप्पल गिर रहा है ग्रेविटेशन की वजह से, मोशन आ रहा है, काइनेटिक एनर्जी आ रही है। काइनेटिक एनर्जी से क्या हुआ? हीट, क्योंकि हीट क्या होता है? द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ गैसेस। हीट फिर एयर में ट्रांसफर होगी, है ना, एयर से ट्रांसफर होगी, उसके बाद में किस में ट्रांसफर होगी? ग्राउंड और एप्पल में ट्रांसफर होगी, और फिर छपाक, मतलब छपाक वाली साउंड तो नहीं, कुछ भी साउंड आएगी, वो साउंड प्रोड्यूस होगी। साउंड जब भी प्रोड्यूस होगी तो हमेशा वाइब्रेशन होगा, और वाइब्रेशन, मोशन हो रहा है तो यार वाइब्रेशन तो हो ही हो रहा है ना। तो कई बार ना ऐसे क्वेश्चन कंफ्यूज करते हैं, क्योंकि हमें लगता है यार कहीं तो पढ़ा नहीं है, ये कैसा क्वेश्चन आ गया, बट एक्चुअली ये आपके ओवरऑल कंसेप्ट में आ गया, ग्रेविटेशन आ गया, हीट एनर्जी आ गई, है ना। चलो अभी बढ़ लेते हैं आगे। कितने क्वेश्चंस हो गए भाई? 11 क्वेश्चन हमारे डन हो चुके हैं। अब हम बढ़ रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है द लाइट एनर्जी एस्केपिंग फ्रॉम द सन कैन बी स्प्रेड बाय। ओके, जो लाइट एनर्जी है ना सन से जो आ रही है, वो स्प्रेड किस फॉर्म में होगी, मतलब इनमें से कौन से वाले फॉर्म में होगी? द शावर ऑफ रेन ड्रॉप, अ प्लेन मिरर, अ कॉन्वेक्स लेंस, अ कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्वेक्स लेंस है ना, कनकेव लेंस। ये तो सब अच्छी तरह से जानते हैं ना। वो रेनबो की फॉर्मेशन नहीं होती, कब होती है? जब ह्यूमिड हो जाते हैं पार्टिकल, दैट्स मीन वो लाइट को ही तो कहीं ना कहीं स्प्रेड कर रहा है ना। तो इसका मतलब जो सारी लाइट स्प्रेड हो रही है, उसमें जो रोल आ रहा है वो हमारे रेन ड्रॉप के शावर का आ रहा है ना। तो यहाँ पर वी विल गो विद दिस। और वैसे भी अगर यहाँ पर देखो तो ये टॉकिंग अबाउट द सन है ना, सन में तो यहाँ पे कॉन्वेक्स कनकेव लेंस नहीं होता, हमें दिन रात लाइट रिसीव होती है। ठीक, अच्छे ऑप्शंस बनाए हैं। नेक्स्ट पर आओ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एनर्जी इज स्टोर्ड इन द लिंक बिटवीन एटम्स? दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन। हमने तो सुना है एटम के पास बड़ा स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है, दिस इज द न्यूक्लियर फोर्स, यही सुना है ना, स्ट्रॉन्ग फोर्स। अब यहां पर ये बात कर रहा है वो अपने अंदर एनर्जी स्टोर कर रहा है। या सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है स्टूडेंट्स को, क्योंकि सोचते हैं यार एटम है तो आपका न्यूक्लियर फोर्स ही होगा, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स होगा, बट यहाँ पे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स नहीं होगा, है ना। हमें वहां से स्टोर्ड एनर्जी को यूज करना है। तो एक चीज हमेशा याद रखना, यहां पर उसने अपने अंदर स्टोर किया हुआ है, दैट्स मीन ड्यू टू पोजिशन। और ड्यू टू पोजिशन कौन सी एनर्जी होती है? क्या? पोटेंशियल एनर्जी। ओके, कौन सी एनर्जी होती है? पोटेंशियल एनर्जी है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं।
स्प्रिंग टाइड्स रेफर टू स्प्रिंग टाइड्स, बेसिकली ये क्वेश्चन, ये टॉपिक जो है ये कुछ कुछ साइंस में आता है, कुछ कुछ ज्योग्राफी में आता है, तो ये मिक्स वाला टॉपिक है। फिलहाल हम यहाँ पर इसके बारे में बात करेंगे, डिपेंड किसके ऊपर कर रहा है। ग्रेटर द डिस्टेंस इन द सी लेवल एट द हाई और अ लो टाइड्स, low is the difference in a sea level at a high or a low tide. No difference in a sea level at a height or a low tide. Constant contraction of gravitation pull of the sun to the moon. ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होता है ना। तो we said ये क्या होता है, greatest the difference, ये डिफरेंस जितना ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा हाई होगा। तो ये वाला इसका क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। नेक्स्ट 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 ये 15th क्वेश्चन यहाँ पर, ओके 15th क्वेश्चन पर देख लेते हैं। 15th क्वेश्चन कहता है द फ्यूज वायर मस्ट हैव, डू यू नो द फ्यूज वायर की होती क्या है। हम लोग के घर में जो एमसी होती है ना, वो फ्यूज वायर। बेसिकली हमारे घर में ना दो तरह की वायरिंग होती है, एक 15 एम्पियर वाली, एक 5 एम्पियर वाली। जो 15 एम्पियर वाली होती है उसको हम हाई पावर पॉइंट बोलते हैं ना, हाई पावर वाली। नहीं तो घर में हाई वोल्टेज अप्लायंसेस, आपका गीजर चल रहा है उसी से, एसी चल रहा है उससे, इमेजिन करो, नहीं मतलब इमेजिन भी मत करो, उससे सोच लो, सुन लो। हाँ, अगर बहुत देर तक उसमें करंट पास हो तो हीट जनरेट होगी। अब हमारी जो वायर है उसके ऊपर तो हमने प्लास्टिक की कोटिंग लगाई हुई है, वायर गर्म हुई तो वो चिपक जाएगी। ऐसा भी हो सकता है कि वो फायर कैच कर ले, जिसको हम शॉर्ट सर्किट कहते हैं। तो हम उस शॉर्ट सर्किट की प्रिवेंट के लिए क्या करते हैं, घर में एमसी लगा के रखते हैं। जैसे ही अगर बहुत देर तक करंट पास हुआ, वो अपने आप ही शट डाउन हो जाती है ना। तो उसका फंक्शन क्या है, टू ब्रेक द सर्किट व्हेन एक्सेस करंट फ्लो थ्रू इट। अब अगर वो ब्रेक करेगी सर्किट को, तो इसका मतलब उसका बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। बॉइलिंग मेल्टिंग पॉइंट कम होना चाहिए, रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए। फ्यूज का एलॉय है टिन, लेड और कॉपर का। ठीक है, चलो अब यहाँ पर इस सारी इंफॉर्मेशन को देख लेते हैं। कंडक्टिंग एंड अ लो मेल्टिंग पॉइंट, कंडक्टिंग एंड अ हाई मेल्टिंग पॉइंट, इंसुलेटर एंड अ हाई मेल्टिंग पॉइंट। भाई एक बात बताओ, इंसुलेटर होगी तो खुद ही नहीं करंट उसमें पास होएगा, वो क्या शट डाउन करेगी, नहीं। तो ये दोनों तो एलिमिनेट करो। कंडक्टिंग होना है, बिल्कुल सही बात है, बट मेल्टिंग पॉइंट लो होना चाहिए, नहीं तो पता चला आग वाग लग गई, उसके बाद वो डाउन हो रही है, हाँ एमसी डाउन हो रही है। चलो तो ए हो गया करेक्ट आंसर। Now next, when a beam of light passes through a glass prism, the color of light beam that deviated is the least is। देख लेते हैं, ये रहा हमारा प्रिज्म, यहाँ से रे ऑफ लाइट गई, ये यहाँ से स्प्लिट हुई 7 कलर में, ये यहाँ से हुई, तो ये 7 कलर बन गए, 1 2 3 4 5 6 7। ये इस तरह से होती है विबजियोर, विबजियोर। तो मतलब रेड ऊपर है, वॉयलेट नीचे है। अगर ये डेविएशन ना होता है, रे ऑफ लाइट ने ऐसे निकल जाना था, बिल्कुल निकल जाना था। तो किसका डेविएशन ज्यादा हुआ, एक ये है ना, और एक है वॉयलेट। तो रेड का कम हुआ और वॉयलेट का ज्यादा हुआ। तो यहाँ पर ये किसके बारे में, अच्छा ये ना लीस्ट पूछ रहा है, कम, तो कम हुआ है हमारे रेड का। ओके, देखो रेड ऊपर है और विबजियोर नीचे, वॉयलेट नीचे है। ओके, नाउ द नेक्स्ट, द फॉर्मूला ऑफ अ कन्वर्जन बिटवीन फ़ारेनहाइट एंड द सेल्सियस। सबसे पहले ना जो फॉर्मूला बनता है ये हमारे टेम्परेचर स्केल से बनता है। तो हमारा फॉर्मूला होता है C/100 इज इक्वल F-32/180। यही था, इसको यहाँ पर थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। और दिस इज 5, दिस इज 9, तो ये क्या हो गया, क्या हो गया, फॉर्मूला बनाइए। दिस इज 9/5C इज इक्वल F-32। ओके, अब यहां पर हमें इस फॉर्मूले में देखना है, मतलब हमें फॉर्मूला बनाना है, सी के साथ मल्टीप्लाई में है। तो मल्टीप्लाई में है तो ये काम करते हैं, 5 को 9 से अगर हम डिवाइड करें, 5 1 जा 5, 4 बचा 8, 1.8 C इज इक्वल टू F-32। F को यहीं रहने दो भाई, रहने दे। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, दिस इज 32 प्लस 1.8 इंटू सी, बन गया भाई पूरा फॉर्मूला। देख लो ये आ गया ना, इसी की तरह से हमने फ्रेम कर लिया फॉर्मूला। अब देख लो एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स की वैल्यू हमारी आ रही है 32। क्या 32 ऑप्शन में बिल्कुल है और क्लियरली विजिबल हो रहा है, इट इज इन ऑप्शन ए। चलें भाई, बढ़ जाओ आगे, बढ़ जाओ आगे, बढ़ जाओ आगे 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 आगे। चलिए अब 18th क्वेश्चन वेट कर रहा है हमारा। दिस इज ब्लैक होल। क्यों आ रहा था किरचॉफ्स मेरे माइंड में, इसलिए आ रहा था क्योंकि जो हमारा किरचॉफ्स रेशियो है वो डिफाइन करता है कोई भी बॉडी कितनी हीट अब्जॉर्ब करती है, कितनी एमिट करती है ना। तो यहाँ पर ब्लैक होल के बारे में बात कर रहे हैं, जो क्या होता है, जितनी अपने अंदर हीट रेडिएशन को अब्जॉर्ब कर रहा है उतना ही एमिट कर देता है ना। तो बेसिकली क्या होता है, ये कोलैप्स हो जाता है,
क्योंकि जब ये अपने अंदर सारी हीट एब्जॉर्ब कर लेगा उसके बाद एमिट कर देगा तो कोलैप्स हो गया ना, बिकॉज ऑफ एक्सेलरेशन। चलो अभी देखते हैं यहाँ पर क्या है। यूज ब्लैक स्टार विच हैज अ जीरो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ इट्स सरफेस, रॉन्ग। Star which has a moderate acceleration due to gravity of its surface. Okay, star which has collapsed into itself has a large acceleration due to gravity on its surface. Star which has collapsed itself has a zero acceleration. याद रखना ये कोलैप्स होगा और इसके अंदर जो एक्सेलरेशन होगी वो बहुत ज्यादा होगी. दिस इज ओनली ऑन अ सरफेस. ठीक है, तो दैट्स व्हाई दिस मस्ट बी द करेक्ट आंसर. ओके, ये क्या हुआ, सी इसका करेक्ट आंसर हो गया. यहाँ पर थोड़े कॉन्ट्राडिक्शंस है, हालांकि इसमें ना क्वेश्चन में बहुत ज्यादा दिखाई नहीं गए. कुछ फेजेस में ये जीरो एक्सेलरेशन, लार्ज कहाँ गया, जीरो एक्सेलरेशन भी शो करेगा. दैट द फेज जब वो पूरी तरह से अपनी एमिटिंग एनर्जी मतलब कोलैप्स हो चुका होगा. तो यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है. चलो खैर आगे बढ़ते हैं. Which one of the following statement regarding the thermos flask is not correct? वैसे मैं आपको बताऊँ थर्मोफ्लास्क क्या होता है. वो थर्मोफ्लास्क नहीं था, अब तो आप लोगों की जनरेशन में वो एलॉय यूज करने लग गए हम लोग ना, थर्मोसेटिंग वाली बॉटल्स हो गई. बट वो फ्लास्क होता था थर्माकोल, अंदर से सिल्वर सा पॉलिश, ऊपर अंदर ग्लास का लगा हुआ होता था. कभी शायद देखा होगा आपने घर में. तो वो थर्मो फ्लास्क होता था जो इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी शो करता था ना, गर्म को गर्म, ठंडा को ठंडा रखने वाली. यस, अभी यहाँ पर इसके बारे में बात करते हैं. द वॉल ऑफ अ flask are separated by the vacuum and are made up of glass which is a poor conductor of heat. Or the glass walls themselves have a shiny surface. बिल्कुल होता था. The surface of the inner wall radiate good amount of heat and the surface of the outer wall absorbs some amount of heat that is radiated from the inner wall. The cork support the poor conductor of a heat. देखो होता क्या था, थर्माकोल लगाते थे और सिल्वर बहुत पॉलिश कर देते, बहुत शार्प वाली. उससे क्या होता था कि बाहर से मतलब बाहर वाली हीट तो अंदर नहीं आएगी क्योंकि थर्माकोल उसको ब्लॉक कर देता है. लेकिन जो अंदर से अगर हीट जा रही होती तो सरफेस जो होता था ना पॉलिश वाला, वो उसको एब्जॉर्ब कर लेता था. क्योंकि हमारा एक लॉ है, स्टीफन्स लॉ. वो कहता है ना पॉलिश सरफेस वाले का द गुड एब्जॉर्बर, सेम वही वाला है. इसलिए ये वाला इसका मोस्ट करेक्ट ऑप्शन हो गया. ठीक है, नेक्स्ट पे आता है. The one dyne is a unit of force. CGS is equal to, देखो न्यूटन होता है वो आपका ऐसा यूनिट है. CGS यूनिट में डाइन हो गया, तो जब हम इसका रिलेशन निकालते हैं kg मीटर पर सेकेंड में तो दिस इज योर 10 to the power -5 kg मीटर पर सेकेंड. ठीक है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है ना, kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 10 to the power 5 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ओके चलो, ये ना डायरेक्ट रिलेशन है इसलिए इसको तो डायरेक्ट ही आंसर करना पड़ेगा. नेक्स्ट पर आते हैं 21 वाला. देखिए, द सन इज सीन बिफोर इट्स राइज एंड फॉर अ शॉर्ट वाइल आफ्टर इट्स सेट. दिस इज बिकॉज होता क्या है, जो हमारी यूवी रेज आ रही होती है ना तो हमारे अर्थ पर 2 मिनट पहले आ जाती है और जब सनसेट हो जाता है तो 2 मिनट बाद तक रहती है. तो ये सब जो हो रहा है ये बिकॉज ऑफ आवर अर्थ शेप हो रहा है. तो जब भी हमारे इन्वायरमेंट में कुछ हो रहा होता है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है यानी रिफ्रैक्शन है. और क्योंकि एटमॉस्फेयर से हो रहा है तो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन है. अब देखते हैं यहाँ पर ऐसा कुछ दिया है, बिल्कुल दिया है, बी में दिया है एंड दिस शुड बी द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट पर आते हैं. सपोज 2 प्लैनेट है 1 and 2. बना दो यार 2 प्लैनेट, ये रहा 1 और 2. ठीक है, ओके. हैविंग अ सेम डेंसिटी बट देयर रेडियाई आर डिफरेंट. R1 R2 and R1 is greater than R2 but have a same density. Okay. तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बताना है. फॉर एग्जांपल दिस इज G1 एंड G2. अब ना यहाँ पर ना बड़ा एक यहाँ पे छोटा सा लूप है, हाँ झोल है. क्या है, मैं यहाँ लिखती हूँ फॉर्मूला. दिस इज G इज इक्वल टू कैपिटल GME अपॉन RE स्क्वायर. अच्छा, ये फॉर्मूला हमने पढ़ा है, बिल्कुल पढ़ा है, लेकिन हम इस फॉर्मूले में E हटाएंगे क्योंकि E तो हमारी अर्थ के लिए है ना. अब इसके अकॉर्डिंग देखें तो रेडियस इनवर्स प्रोपोर्शनल, बट इसमें मास आ रहा है, फॉर्मूले में डेंसिटी चाहिए. तो कोई दिक्कत नहीं है, लगा दो यार. स्पेयर शेप है, दिया हुआ है, नहीं भी दिया हो तब भी मान के चलो स्पेयर ही होता है प्लैनेट. तो डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर वॉल्यूम. तो मास की जगह क्या लग गया भाई, लग गया डेंसिटी इनटू वॉल्यूम. अब वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, स्पेयर 4/3 पाई r क्यूब. तो मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लगाया कैपिटल G, डेंसिटी 4/3 पाई r क्यूब और अपॉन में था r स्क्वायर ने r क्यूब को किया कैंसिल, यानी जो G है वो रेडियस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया. देखो कितना चेंज आ गया, यहाँ इनवर्स था और यहाँ डायरेक्ट हो गया. दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. अभी क्या है ना, ग्रेविटेशन, तो ये डायरेक्टली जिसकी रेडियस ज्यादा उसका ग्रेविटेशन ज्यादा, यानी G1 इज ग्रेटर देन G2. क्या ऐसा कुछ ऑप्शन में? बिल्कुल है हमारे ए ऑप्शन में. और ये रहा हमारा
करेक्ट आंसर। ठीक है, चलें ये पॉइंट नोट कर लीजिएगा, है ना। जब मास सेम था तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल रेडियस के, और जब डेंसिटी सेम थी तो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल था। ग्रेविटेशन टॉपिक का क्वेश्चन। नाउ 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 द नेक्स्ट 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 कहता है एक थिन डिस्क है और एक थिन रिंग है, हैव अ मास m, रेडियस r। ठीक, बोथ रोटेट अबाउट एक्सिस थ्रू इट द सेंटर ऑफ मास, ये सेंटर ऑफ मास यहाँ पर है ऐसे, और परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ अ सेम एंगुलर वेलोसिटी, लाइक इस तरह से ही हो रही है ना। तो इनमें से कौन सा करेक्ट है? द रिंग हैज हायर काइनेटिक एनर्जी, द डिस्क की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है, रिंग और डिस्क दोनों की काइनेटिक एनर्जी सेम है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ बोथ बॉडीज आर सेम। हमेशा याद रखना जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, यू नो व्हेन यू टॉकिंग अबाउट द रोटेटिंग, तो यहाँ पर जो काइनेटिक एनर्जी हो गई वो इनर्शिया के ऊपर डिपेंड कर गई। इनर्शिया जो होता है आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर हो गया, है ना। तो बेसिकली ये जो हुआ ये पूरी तरह से रिलेट कर गया मास के ऊपर, है ना। अब मास के ऊपर ही हो गया ना, बिल्कुल ठीक है, मास के ऊपर, क्योंकि मास और रेडियस तो दोनों की सेम है, रोटेटिंग द सेम सेंटर ऑफ मास है ना, परपेंडिकुलर। तो यहाँ पर अगर हमें पता लगाना हो तो वी सेड काइनेटिक एनर्जी जो है वो इनर्शिया पर जा रही है, इनर्शिया मास के रिस्पेक्ट में, रेजिस्टेंस के रिस्पेक्ट में हो रहा है, इसका मतलब दोनों का सेम होगा, रिंग का भी और आपकी डिस्क का भी। ठीक है, समझ में आ गई बात। चलिए लेट्स मूव, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमिना ऑफ अ हीट वेव ट्रेवल अलोंग अ स्ट्रेट लाइन विद द स्पीड ऑफ लाइट। जब भी कभी ऐसी बात हो ना स्ट्रेट लाइन की, तो वहां पर एक ही वर्ड आता, देखो ना, तो कंडक्शन होता स्ट्रेट ना कन्वेक्शन होता स्ट्रेट। होता क्या है स्ट्रेट? दैट इज ओनली रेडिएशन। तो ऑप्शन में रेडिएशन देख रहे हैं, हमें दिख रहा है, इसलिए वी विल गो। कंडक्शन कन्वेक्शन ना मीडियम के ऊपर डिपेंड करता है। अगर मीडियम पास पास है राइट तो वो या मीडियम का जो भी पाथ रहेगा वो उसके अकॉर्डिंग ट्रेवल करेगा, बट रेडिएशन ऑलवेज ट्रेवल अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। नेक्स्ट पर आते हैं। व्हेन अ बॉल बाउंस ऑफ द ग्राउंड, मतलब ऐसे मारी ऐसे बाउंस बैक हो रही है, तो क्या चेंज होगा सडनली? और एज्यूम कर रहा है कि एनर्जी चेंज नहीं हो रही। याद रखना अगर वो ऐसे बाउंस बैक करेगी तो स्पीड में चेंजेस आएगा, डायरेक्शन में चेंजेस आएगा, दैट्स मीन mv, इसलिए मोमेंटम चेंज होगा। ओके चलें आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पर आते हैं। नेक्स्ट 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 ये रहा क्वेश्चन। कहता है इस ग्राफ को देखो, ये ग्राफ जो है वेलोसिटी और टाइम के बीच में बना हुआ है, ये रही वेलोसिटी और ये रहा टाइम। तो इसमें कौन सा एक्सेलरेशन और डी एक्सेलरेशन? देखो एक्सेलरेशन में क्या होता है, वेलोसिटी बढ़ रही होती है, डी एक्सेलरेशन में वेलोसिटी कम हो रही होती है। तो ए से बी में वेलोसिटी कम हो रही है, सी से डी में वेलोसिटी बढ़ रही है। तो फर्स्ट बोला है एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन में आना चाहिए सी से डी, सी डी आ रहा है, ये वाला दो को एलिमिनेट कर दो। उसके बाद वाले में क्या होना चाहिए, ए टू बी, यस ए टू बी हमारा आ रहा है दिस वन ऑप्शन, और ये हमारा क्या हो गया, करेक्ट हो गया ना। डी एक्सेलरेशन का मतलब है ना एक्सेलरेशन कम होना, वेलोसिटी कम होना, तभी ऐसा होगा। चलें अब आ जाओ आगे 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 नेक्स्ट पर। ये रहा हमारा 27 क्वेश्चन। क्या कह रहा है 27, देख लेते हैं। टू सब्सटेंस हैं जिसकी डेंसिटी P1 P2 है, आर मिक्स इक्वल वॉल्यूम एंड देयर रिलेटिव डेंसिटी इज 4। ओके, when they are mixed in a equal mass their relative density is 3। तो बताइए वैल्यू ऑफ P1 एंड P2। देखो बहुत इजी होता है, जब दोनों की वॉल्यूम सेम होती है तो रिलेटिव डेंसिटी जो हो गई दैट इज डेंसिटी फॉर्मूला, दिस इज P1 प्लस P2 अपॉन 2, और ये वैल्यू कितनी दी हुई है हमें, ये दी हुई है 4। तो P1 प्लस P2 की वैल्यू आ गई 8। ठीक है, और जब मास सेम हो तो होता है 2P1 P2 अपॉन P1 प्लस P2, है ना, मास सेम है ये वाली हो गई, तब वैल्यू आ गई 3। तो अब इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं, ये इधर चला जाएगा, दिस इज 2P1 P2 इज इक्वल 3P1 प्लस P2, 3 8 है ऑलरेडी वैल्यू, तो इसे मल्टीप्लाई करते हैं 24। तो P1 P2 की वैल्यू आ गई 224 अपॉन 2, दैट्स मीन 12। अब इसमें सब्स्टिट्यूट कर देते हैं 12, यहाँ पर फर्स्ट वाले में डालते हैं P1। तो अगर हम P1 की वैल्यू ले लें, दिस इज 12 अपॉन P2, दिस इज P2 इज इक्वल टू 8। मतलब अब ये क्वेश्चन साइंस का नहीं रहा, अब ये क्वेश्चन मैथमेटिक्स हो चुका है। ठीक है, क्योंकि इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला फॉर्मूला लग रहा है। दिस इज 12 P2 और ये 8, देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई 12 प्लस P2 स्क्वायर
इज इक्वल 8p2। तो क्या हो गया, एक्स स्क्वायर वाला टर्म माइनस का 8p2 प्लस का 12 इज इक्वल 0। अब ये फैक्टराइजेशन से सॉल्व करो, फैक्टराइजेशन से 12 की हेल्प से 8 लाना है, बिल्कुल आ सकता है, 6 टू 12 प्लस करके माइनस करके, है ना, और 4 3 12, 4 और 3 7 हो गए, 6 हो गया, है ना, इसके फैक्टराइज करना है। तो एक और तरीका भी तो कर सकते हैं, अगर इसे फैक्टराइज कर रहे हैं 12 वाला, तो हम यहाँ पर ऐड भी तो करके देख सकते हैं ना, 9 10 11 12, बिल्कुल ठीक है, 12 सम करके सॉल्व डायरेक्ट नहीं कर सकते, वाई वी नीड के हम पूरा सॉल्व करें। देखो दैट डिपेंड्स ऑन, कभी कभी क्या करना पड़ता है, थोड़ा सा ट्रिक भी यूज कर लेनी होती है, टाइम बचा देती है। ऐसे भी फैक्टराइज कर रहे हो ना आप, वैसे मैं इसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग वाले से कर रही थी, आप लोगों के पास मैथ्स में बहुत सारे फॉर्मूले, आई थिंक 5 फॉर्मूलाज है ना इनको सॉल्व करने के, तो आप कोई सा फॉर्मूला यूज कर लीजिएगा। चलिए अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, 28th वाला क्वेश्चन, देखो क्या कहता है। कहता है ये टाइम वर्सेस पोजीशन के रिस्पेक्ट में 3 ऑब्जेक्ट हैं ए बी सी, तो इनमें से एक इसमें की स्पीड वी ए वी बी वी सी, मतलब किसी भी टाइम पर एक टाइम ले लिया 0 से ज़्यादा, बट एक फिक्स लेकर चला, एक इंस्टेंट टाइम, तो इनके तीनों के बीच में रिलेशन करना है। बहुत ईजी सा है, आपने स्लोप वर्ड पढ़ा होगा, है ना, जिसका जितना कम स्लोप उसकी वेलोसिटी उतनी ही ज्यादा। वी ए का स्लोप सबसे कम था, यानी वी ए सबसे बड़ा हो गया, उसके बाद वी बी, उसके बाद वी सी। क्या ऐसा कोई ऑप्शन में बिल्कुल दिख रहा है हमारे बी ऑप्शन में, वो स्लोप वाला जो होता है ना, उससे डायरेक्ट निकाल सकते हो, ठीक है। अदरवाइज इसका बहुत लेंथी मेथड होता था, वो इक्वेशंस बना बना कर ना ईच लाइन की, क्यों इतना लेंथी पर जाना, बस स्लोप का याद रख लेना है, सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन। चले आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 29 30, ये कहता है, देखते हैं क्या कह रहा है। कहते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग अकर्स ड्यू टू रिफ्रैक्शन, द अपरेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पेंसिल पार्शली इमर्ज इन अ वाटर, सन अपीयर्स बिफोर सनराइज, स्काई अपीयर्स ब्लू। रिफ्रैक्शन, देखो स्काई अपीयर ब्लू जो है ये हमारा स्कैटरिंग का एग्जाम्पल है, तो स्कैटरिंग है ना, ब्लू कलर जो है वो स्कैटर्ड ज्यादा होता है इसलिए। सन अपीयर्स बिफोर द सनराइज, दैट इज अभी बताया था ना कि 2 मिनट पहले आ जाता है, दैट इज एटमॉस्फेयर रिफ्रैक्शन, बिल्कुल होगा। और अगर आप पेंसिल डालते हो पेंसिल डालते हो पेन के अंदर, ऐसा नहीं है, पेंसिल डालते हो पानी के अंदर, थोड़ी उभरी हुई दिखाई देती है ना, ब्रेक से हुई, दैट इज ऑल्सो रिफ्रैक्शन। तो यस 1 और 2 है ओनली, थर्ड वाला नहीं है, 1 और 2 हमारे ए ऑप्शन में है, इसलिए हमारा ये क्या हो गया, करेक्ट हो गया। नेक्स्ट पर आते हैं और ये है हमारा लास्ट क्वेश्चन। कहता है इफ an object moves at non-zero constant acceleration for a certain interval of time, then the distance is covered in that time। देखो हमेशा याद रखना, जब आप नॉन जीरो के बारे में बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो भी आपका डिस्टेंस होगा वो पूरी तरह से किसके ऊपर डिपेंड कर रहा होगा कि जब आपने उसे स्टार्ट किया होगा तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी रही होगी, है ना। तो ये कहता है डिपेंड्स ऑन हिज इनिशियल वेलोसिटी, independent of initial velocity, increases linearly with time, depends on a initial displacement, not a displacement, depends upon a initial velocity। ओके तो ये थे वो इंपॉर्टेंट से क्वेश्चन, होप आप लोग को समझ में आए होंगे कैसे सॉल्व किए, कहीं कहीं आपकी ट्रिक भी लगानी होती है, और कॉन्सेप्ट को लिंक कैसे करना होता है। बहुत अच्छे क्वेश्चन थे, द वे हमने क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करा वो भी आपको समझ में आया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट टेस्ट पेपर में ऐसे ही बहुत अच्छे से क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू, जय हिंद।